हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं नीतू टंडन अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग समास के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको अव्ययी भाव समास के बारे में बताया था। आज हम लोग समास के अन्य भेदों पर चर्चा करेंगे। तो समास का दूसरा भेद है जो हम लोग आज पढ़ेंगे, वो है तत्पुरुष समास। ये तो सभी को पता है कि समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। तो आज हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी कोई शब्द है, दिया गया शब्द है, उसको जब आप 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, ठीक है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो जब समस्त पद को हम, जो पूरा पद है, उसको जब हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे या उसका समास विग्रह करेंगे, तो आप देखेंगे लगभग सभी केसेस में आपको वहां पे विभक्ति चिन्ह मिलेंगे। विभक्ति चिन्ह, चिन्ह की स्पेलिंग ठीक से देख लीजिएगा आप लोग। चिन्ह बोलते हम लोग इसमें चिन्ह है, लेकिन लिखते हैं ये हा चिन्ह, हा के नीचे इसमें हलंत लगता है। तो क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है वर्तनी इसकी, तो सही वर्तनी चिन्ह की ये है, चि, हा और ना। तो विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया तत्पुरुष समास में जब आप कोई भी समस्त पद को तोड़ेंगे या कह लें उसका हम विग्रह करेंगे, तो आपको हर शब्द में, लगभग सभी केसेस में आपको वहाँ पर विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा। ये विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? आप लोगों ने कारक चार्ट याद किया होगा। जब भी आपने अपनी हिंदी पढ़ी हुई 6, 7, 8 में आपने कारक चार्ट याद किया होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो ये में, के, को, की, से, पर, द्वारा, ये सब क्या है? ये विभक्ति चिन्ह है। तो जब समास का विग्रह करने पर, समस्त पद का विग्रह करने पर आपको इनमें से कोई एक चिन्ह अगर दिखता है तो आप समझ जाइए वहां पर तत्पुरुष समास है। और अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा था कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो वैसे परिभाषाएं आपको हर बुक में लिखी हुई मिल जाएंगी, और वो याद करने से होती नहीं है क्योंकि डिफ़िकल्टी होती है समझ में। तो उसको हम समझेंगे तो हम, जब आप किताब उठाकर देखोगे तो आपको याद हो जाएगी आसानी से। तो ये बात याद रखनी है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। कोई भी समास में आपको 2 पद मिलेंगे। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है या वो अव्यय होता है, और तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी बाद वाला पद जो होता है उसकी प्रधानता होती है, वो प्रमुख होता है। उदाहरण देखते हैं हम। एक उदाहरण है रसोई घर। ठीक, तो इसमें जब हम इसको विग्रह करेंगे, ठीक है, तो इसका विग्रह करने पर क्या होगा? रसोई के लिए घर, यानी के लिए इसमें विभक्ति लगी हुई है। तो या ये कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। तो यहां पे कौन सी विभक्ति है? के लिए, रसोई के लिए घर। अगर मान लीजिए आपके पास पहचान करने के लिए आता है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समास, तत्पुरुष समास का सही विग्रह क्या होगा, तो रसोई का घर भी दिया होता है, रसोई के लिए घर भी होता है। तो रसोई का घर पे टिक मत लगाइएगा, रसोई के लिए घर इसका सही समास विग्रह है। दूसरा शब्द हम लेते हैं तुलसी कृत। ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तुलसी कृत यानी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई। तो यहां पे कौन सी विभक्ति है? तुलसी द्वारा कृत, द्वारा विभक्ति है। तो ये समास तत्पुरुष समास का उदाहरण है। एक और उदाहरण है राज पुत्र। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें कौन सी विभक्ति पाएंगे? राजा का पुत्र, का विभक्ति। दूसरा है आपका माल गोदाम, है ना, सामान रखने के लिए जगह कोई, तो माल के लिए गोदाम। ठीक, तो यहां पर कौन सी विभक्ति आपको देखने को मिलेगी? के लिए। ठीक, तो माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। रोगग्रस्त,
इसका जब हम इसको तोड़ेंगे तो से, रोग से ग्रस्त, से विभक्ति मिलेगी। तो ये तत्पुरुष समास की यही पहचान है कि जब आप इनका समास विग्रह करेंगे, इनको दो भागों में आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको विभक्तियाँ देखने को मिलेंगी, विभक्ति चिन्ह मिलेगा। और जिस प्रकार से अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं, अव्ययी भाव समास की पहचान कैसे करते हैं। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है वे अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। और इसमें कौन से शब्द आते हैं, प्रति वाले, भर वाले, बे वाले, नी वाले, यथा वाले, ऐसे शब्द अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। और इसमें और कौन से शब्द आते हैं, रिपीटेटिव वर्ड्स आते हैं। रिपीटेड वर्ड जो होते हैं जैसे घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन। और तत्पुरुष समास की क्या पहचान है, जब हम उस समस्त पद का विग्रह करेंगे तो इसमें हमें विभक्ति चिन्ह देखने को मिलता है। और जब हम उसको समासिक प्रक्रिया के पश्चात जब हम एक छोटा शब्द बनाते हैं तो इन विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी ये हटा दी जाती हैं, गायब हो जाती हैं। तभी तो आप देख रहे हैं ना, रसोई के लिए घर, इसको संक्षिप्त कर दिया गया तो रसोई घर। ये समासिक प्रक्रिया के पश्चात बने शब्द हैं। तो ये तत्पुरुष समास की पहचान है। तो बच्चों, समास का तीसरा भेद है कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास की पहचान हम कैसे करेंगे, यहाँ आपको जब भी आपको जो भी शब्द दिया जाएगा उसको आपको देखना होगा कि उसमें अगर आप पहचान कर लें कि विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय अगर उस शब्द में है तो वो कर्मधारय समास है। अब ये विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय, इसके बारे में मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया था जब आपको समास का कॉन्सेप्ट समझाया था। तो अगर आपको नहीं याद है तो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो जिन शब्दों में उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य हो, आप अगर गेस कर लें, उसको पहचान लें, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। उपमान उपमेय क्या, उपमान कोई भी प्रसिद्ध वस्तु और उपमेय कोई भी साधारण वस्तु। उपमान उपमेय विशेषण और विशेष्य। तो उपमान का अर्थ होता है कोई भी प्रसिद्ध वस्तु और उपमेय कोई भी साधारण वस्तु, जहाँ पे इन दोनों की तुलना की जाती है, एक समानता बताई जाती है। और विशेषण विशेष्य, तो विशेषता विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। इसमें आपको उदाहरण मिलेगा नील कमल। अब यहाँ पर कमल, ये विशेषता बताने, नील कमल यानी कमल की विशेषता बताई जा रही है। तो कमल हो गया विशेष और नील यानी नीले रंग का कमल है तो ये विशेषण। तो नील कमल, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसको कैसे बोलेंगे, नीला है जो कमल। तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, महाराजा। तो महान है जो राजा। अब यहाँ पे राजा तो सभी होते हैं, महाराजा सब लोग नहीं बन जाते हैं। जिसने महान काम किया होता है वही महाराजा बनता है। तो महान है जो राजा, यहाँ पे राजा की विशेषता क्या बताई जा रही है, महान। तो इसमें विशेषण विशेष है, इसलिए ये कर्मधारय समास है। जो विशेषता, इसमें आप अधिकतर शब्दों में देखेंगे आपको विशेषण शब्द मिलेंगे, विशेषण और विशेष्य। तो पहचान जाइएगा और कर्मधारय समास पे ही टिक लगाइएगा। दूसरा हम और उदाहरण देखते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधान है जो मंत्री। ठीक, तो यहाँ पे क्या मंत्री की विशेषता है, प्रधान है ना, कि जो मंत्रियों के प्रमुख हैं। प्रधान है जो मंत्री, प्रधानमंत्री। दूसरा भला मानस है ना, मानस यानी मनुष्य, तो भला है जो मानस। तो ये विशेषण और विशेष वाले शब्द हैं, अतः यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब हम देखते हैं उपमान और उपमेय वाले शब्द। एक शब्द है चंद्रमुख। पिछले वीडियो में मैंने बताया है उपमान और उपमेय का समझाते वक्त। तो ये तो आपके हो गए विशेषण और विशेष वाले शब्द। दूसरा है चंद्र
मुख। अब इसमें क्या है, उपमान और उपमेय दिया गया है। उपमान यानी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी, तो चंद्र यानी चंद्रमा, चंद्रमा क्या पूरे विश्व में एक है, तो यानी प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध चीज़ है, प्रसिद्ध वस्तु, तो ये यहाँ पर उपमान है। और मुख हम सभी के पास है, साधारण वस्तु हो गया, तो यहाँ पर मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि मुख चंद्रमा के जैसा है, चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पर हो गया उपमान और उपमेय, इसलिए भी यहाँ पर कर्मधारय समास है। एक और उदाहरण, चरण, कमल। चरण यानी पैर, तो जो चरण सभी के होते हैं, ठीक है, लेकिन कमल को यहाँ पर बड़ा बताया गया है, प्रसिद्ध बताया गया है, तो यानी कमल के जैसे चरण, ईश्वर के चरणों के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर भी कर्मधारय समास है। तो इसकी आपको कैसे पहचान करनी है, जहाँ पर विशेषण विशेष और उपमान उपमेय वाले शब्द हैं वहाँ पर ये कर्मधारय समास होता है। और एक जो बहुत मतलब अगर ये भी आप नहीं गेस कर पा रहे हो तो आपको एक बहुत आसान, और इनके बीच में क्या आता है, इन शब्दों के बीच में ये तरीका भी आप सुन लीजिए, है जो, ये इससे गेस आसानी से कर सकते हैं कि इनके शब्दों के, जब आप समास विग्रह करेंगे तो इन शब्दों के बीच में है जो, ये शब्द आएंगे, ठीक है। नील कमल, नीला है जो कमल, महान है जो राजा, लगभग सभी उसमें विशेषण विशेष वाले शब्दों में आते हैं। एक आध तो एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद तो उसमें नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर शब्दों में आपको है जो मिलेगा कर्मधारय समास में। प्रधान है जो मंत्री, तो यही कर्मधारय समास की पहचान है। तो अभी तक आप लोगों ने 3 समास समझे, एक बार हम फिर आपको छोटा सा एक दोहरा लीजिए आगे एक बार। तो पहला कौन सा था हमारा, अव्ययी भाव समास, यानी जहाँ पर पहले पद की प्रधानता होती है, तो अव्ययी भाव समास यानी बे वाले शब्द, प्रति वाले शब्द, यथा वाले शब्द। फिर तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास की क्या पहचान है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें अगर आप समास विग्रह करेंगे समस्त पद का तो इसमें विभक्ति चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, विभक्तियाँ इसमें लगी होती हैं, के, में, से, पर, द्वारा, ठीक। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो ये सब उदाहरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तीसरा हमने कर्मधारय समास, इसमें ऐसे शब्द आप देखेंगे जहाँ पर विशेषण और विशेष्य है, और इसमें उपमान और उपमेय, और इनकी सबसे एक अच्छी पहचान है, बहुत क्विक ट्रिक कह सकते हो कि इसके इन शब्दों के बीच में है जो लगा होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, नील गाय, नीली है जो गाय, तो इस तरीके के शब्द जहाँ पे विशेषता दर्शाने वाले शब्द हैं, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कर्मधारय समास हैं। और बाकी तो बेटा आप लोग जितनी भी इसका बुक से आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितने अधिक एग्जाम्पल्स आप देखोगे उतना ही आपका जो है प्रैक्टिस होगी। अब हम लोग चौथा समास का भेद पढ़ेंगे, उसका नाम है द्विगु समास, ठीक। तो द्विगु समास में बच्चों पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है, संख्या यानी कोई नंबर आपको उसमें दिखेगा। तो ये बहुत आसान है पहचानना द्विगु समास, जो भी ऐसे शब्द जिनसे किसी संख्या का बोध हो रहा है, संख्यावाची पहला पद होता है इसमें, तो वो द्विगु समास होता है। जैसे आपका चौराहा है ना, तो चौ मतलब चार, चार राहों का समाहार, चौराहा, तो ये संख्या हो गई, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। और द्विगु कैसे, मतलब द्वितीय, द्वि से द्वितीय आप समझ जाइएगा। तो यहाँ पर पहचानने के लिए आपको बता रही हूँ, तो ये संख्यावाची जिसमें पहला पद होता है, जिसमें भी संख्या का बोध होता है, वो समझ जाइएगा कि वहाँ पर द्विगु समास है। कौन उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे त्रिफला है ना, 3 फल, त्रिफला, त्रि ये क्या है, संख्या है 3, त्रिफला, चौराहा, पंचवटी, ठीक है, 5 वटों का समूह पंचवटी, दोपहर, देख रहे हैं ना आप, इसमें जो पहला पद है ना त्रि यानी 3, चौराहा 4 की संख्या का यहाँ पे संकेत मिल रहा है, पंच यानी 5, दोपहर है ना, दोपहरों का समाहार। तो ये ऐसे शब्द जहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है उसको द्विगु समास
बोला जाता है। अब जैसे और भी इसमें बहुत सारे होते हैं, और उदाहरण देखिएगा आप, चवन्नी है, अठन्नी है, ये तो हमारे रोज़मर्रा के में भी हम सुनते हैं, चवन्नी, अठन्नी। तो ऐसे शब्द जिसमें, इसमें ध्यान रखना है पहला पद इसमें संख्यावाची होता है, तो इन्हें द्विगु समास बोलते हैं। अब बच्चों समास का 5वां भेद है द्वंद्व समास। ठीक, द्वंद्व समास भी पहचानना बहुत ही आसान है। इसमें एक तो आपको विपरीतार्थक शब्द मिलेंगे, विलोम शब्द, और ऐसे शब्द भी मिलेंगे जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जिनमें मतलब समानता होती है। तो ऐसे शब्दों को द्वंद्व समास बोला जाता है। इसको कैसे पहचानते हैं? एक तो इसमें आप देखेंगे कि माता पिता, ठीक, भाई बहन, रात दिन, पाप पुण्य। तो अब माता पिता ये क्या है? एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये एक साथ बोले जाते हैं, माता पिता, भाई बहन। अपोजिट शब्द कौन से हैं? रात दिन हो गया, पाप पुण्य हो गया, राजा रंक, अन्न जल। और इनकी पहचान क्या होती है? इनके बीच में ये योजक चिन्ह लगा होता है, इसलिए बहुत, एक द्विगु समास को पहचानना बहुत आसान है, द्वंद्व समास को पहचानना बहुत आसान है, और बहुव्रीहि समास को भी पहचानने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती अगर आपने ठीक से इनका कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तो अभी बात हम कर रहे हैं द्वंद्व समास की। तो इसमें एक तो योजक चिन्ह लगे होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, ठीक, और ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे राधे श्याम, है ना, राधा के साथ श्याम का भी नाम लिया जाता है। सीताराम, सीता जी के साथ श्री राम का भी नाम लिया जाता है। तो ऐसे शब्द द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, और इनका जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें और शब्द जोड़ते हैं, और हो गया, तथा हो गया, एवं हो गया। तो अब हमने इनका समास विग्रह किया, जैसे माता पिता, इसका समास विग्रह आया तो बहुत सिंपल, माता और पिता, भाई और बहन, रात और दिन, राजा और रंक, पाप और पुण्य। तो इसकी यही पहचान है कि इसमें जब समास विग्रह करते हैं तो और लगा देते हैं, और ऐसे देखने पे आप आसानी से पहचान सकते हैं द्वंद्व समास को। इसमें योजक चिन्ह लगा रहता है अधिकतर, और विलोम शब्द होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे समास के आखिरी भेद बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, और इनका एक बहुत ही स्पेशल मीनिंग होता है इन शब्दों का, किसी खास के लिए ये प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे एक चतुर्भुज, ठीक, इसका क्या हुआ? विग्रह करेंगे जब हम, चार हैं भुजाएं जिसकी, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? श्री विष्णु जी के लिए। तो चतुर्भुज यानी ईश्वर के लिए, भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। तो बहुव्रीहि समास यहाँ पर है क्योंकि इसका एक स्पेशल अर्थ निकल रहा है। बात करेंगे दशानन, 10 हैं आनन जिसके। अब इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 10 ये तो संख्यावाची दिख रहा है तो यहाँ पर द्विगु समास हुआ, नहीं, क्योंकि दशानन हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? पूरी दुनिया में सिर्फ रावण ही ऐसा इंसान था जिनके 10 सिर थे, तो पूरी दुनिया में एक ही रावण था जिनके 10 सिर थे, इसीलिए यहाँ पर दशानन का प्रयोग सिर्फ रावण के लिए किया गया है। तो यहाँ पर ये स्पेशल केस है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक, अब है लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। लंबोदर किसको कहा गया है? श्री गणेश भगवान को। तो ये स्पेशल है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। तो उदर यानी पेट, लंबा है उदर जिसका। और इसमें एक पहचान के लिए ये है कि इसके अंत में है जिसका। आपने देखा होगा कर्मधारय समास में शब्दों के बीच में आता था है जो, नीला है जो कमल, लेकिन बहुव्रीहि समास में अंत में आएगा है जिसका। लंबा है उदर जिसका, है ना, 10 हैं आनन जिसके, चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। तो ये जिसके, जिसका शब्द एंड में आएगा।
तो बहुव्रीहि समास की ये बहुत बड़ी पहचान है। और कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स आते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग निकलता है, इसीलिए इसको बहुव्रीहि समास कहा गया है। त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके, किसको कहा गया है? शंकर भगवान को। नीलकंठ, है ना, नीला है कंठ जिसका, ये भी शंकर भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। क्यों उनका कंठ क्यों नीला है? जब समुद्र मंथन हुआ था तो उन्होंने देवताओं को बचाने के लिए जो समुद्र मंथन से सारा विष निकला था वो पी लिया था शंकर भगवान ने, जिस वजह से उनका कंठ नीला पड़ा हुआ है। तो ये भी शंकर भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ भी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। तो आई होप बच्चों आपको समास के भेद समझ में आए होंगे। और अब आपने ये वीडियो देख लिया है, इसके बाद आप अपनी बुक से उठा करके जितने भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।